कहानी की शुरुआत एक आंकड़े से होती है। प्रति 1000 निवासियों पर 2.4 डॉक्टर हैं। जब मुख्य पात्र ऊंची घास के बीच से दौड़ रहा होता है तो उसे याद आता है कि ये संख्या OECD के सभी सदस्य देशों में नीचे से 5वें स्थान पर है और ये आंकड़ा जापान से संबंधित है। OECD, जिसे पहले आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में 38 सदस्य देशों से मिलकर बना है और इसका उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार करके वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। फिर भी ये आंकड़ा भाग्यशाली माना जा सकता है। पूर्वी अफ्रीका में स्थित तंजानिया में प्रति 1000 लोगों पर केवल 0.06 डॉक्टर हैं। इसके बाद वो एक ऐसी भूमि की कल्पना करता है जहां हालात इससे भी बदतर हों, ऐसी जगह जो तंजानिया को भी तुलना में धन्य प्रतीत कराए। तभी एक विशाल ड्रैगन से उठी शक्तिशाली हवा का झोंका उसकी ओर आता है और वो रुक जाता है। वो सोचने लगता है कि ऐसी जगह पर डॉक्टर होने का वास्तविक अर्थ क्या है। उस रात बाद में वो एक बार में पहुंचता है जहां 2 लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो देर से आने के लिए माफ़ी मांगता है और बताता है कि वो काम में फंस गया था। उनमें से एक टिप्पणी करता है कि बाह्य रोगी का काम ज़रूर लंबा खिंच गया होगा, जबकि दूसरा उसका स्वागत करते हुए कहता है कि वो बहुत थका हुआ लग रहा है। मुख्य पात्र सोचता है कि उन तीनों ने रेजिडेंसी के दिनों के बाद से साथ में कभी शराब नहीं पी है। बताया जाता है कि इसका कारण ये है कि वो हमेशा व्यस्त रहता है और उसे समय निकालकर छुट्टी लेनी चाहिए। वो जवाब देता है कि वो अभी भी तो वही कर रहा है। वातावरण कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। फिर उनमें से एक कहता है कि केवल समय पर काम से निकल जाना असली छुट्टी नहीं कहलाता, खासकर जब वो उस दिन देर तक रुका था। बातचीत का विषय बदलता है और वे किसी खबर का जिक्र करते हैं। वो खबर ये होती है कि उनमें से एक पिता बनने वाला है। ये सुनकर जोरदार हैरानी, खुशी और बधाइयाँ दी जाती हैं। माहौल उत्सवपूर्ण हो जाता है और सुझाव दिया जाता है कि भले ही वे केवल 3 हो, फिर भी इस रात को बड़े जश्न में बदल दिया जाए। लेकिन फिर बताया जाता है कि ये अकेली खबर नहीं है। ध्यान मुख्य पात्र की ओर जाता है और कहा जाता है कि ये मुलाकात उसके लिए विदाई पार्टी भी है। ये सुनते ही खुशी का माहौल अचानक ठहर जाता है। उससे माफ़ी मांगी जाती है, लेकिन वो भ्रमित होकर कहता है कि ये तो केवल एक ट्रांसफ़र है। इसके बाद जब ये स्पष्ट होता है कि उसे एक दूर दराज द्वीप पर स्थित सईमा क्लिनिक भेजा जा रहा है, जहां गांव में कोई स्थायी डॉक्टर नहीं है, तो सब और भी चकित रह जाते हैं। उसे अगले ही दिन वहां के लिए रवाना होना है। वो समझाता है कि वहां ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है और किसी न किसी को तो जाना ही होगा। बाकी दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। अंत में उनमें से एक कहता है कि वो सच में एक अजीब इंसान है, जो अपने वर्तमान अस्पताल और अपने करियर की प्रगति की चिंता भी नहीं करता। मुख्य पात्र चुपचाप करियर शब्द पर विचार कर रहा होता है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। ये समझते ही कि कॉल अस्पताल से है, वो माफ़ी मांगता है और फोन उठाने के लिए एक और चला जाता है। पूरी बात सुनने के बाद अमामी तुरंत स्थिति का आकलन करता है और स्टाफ को तुरंत MAP की 4 यूनिट तैयार करने का निर्देश देता है। वो उन्हें बताता है कि वो तुरंत अस्पताल आ रहा है और खून बहना रोकने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जाएं। उसके मन में ये जानकारी होती है कि MAP की 1 यूनिट 140 मिलीलीटर घोल से बनी होती है, जो 200 मिलीलीटर दान किए गए रक्त से प्राप्त लाल रक्त कोशिकाओं में 46 मिलीलीटर रेड ब्लड सेल संरक्षक पदार्थ मिलाकर तैयार की जाती है। बैग उठाते हुए वो समझाता है कि जिस मरीज का वो सिरोसिस यानी लिवर की बीमारी के लिए इलाज कर रहा था, उसे खून की उल्टी हुई है, जो संभवतः फटी हुई वेरिकोज नसों के कारण हुई है। वो मन ही मन बीमारी की स्थिति की समीक्षा करता है। अन्न नलिका की वेरिकोज नसों का फटना तब होता है जब अन्न नलिका या पेट की भीतरी परतों में मौजूद नसों में रक्तचाप बढ़ जाता है। इससे नसें गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं और फट जाती हैं, जिससे भारी मात्रा में रक्तस्राव होता है। वो दूसरों को आश्वस्त करता है कि खून बहना रोकने के बाद वो वापस आ जाएगा, क्योंकि मरीज अभी भी उसी की देखरेख में है। जाने से पहले वो एक बार फिर बधाई देता है। अमामी के जाने के बाद उनमें से एक व्यक्ति सोचता है कि क्या वो अस्पताल की राजनीति में फंस गया है। दूसरा स्पष्ट करता है कि ऐसा नहीं है और बताता है कि असल में ट्रांसफ़र के लिए पहले वही तय था, लेकिन जब अमामी को इस स्थिति के बारे में पता चला तो उसने स्वयं आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले ली। पहला व्यक्ति कहता है कि ये अमामी की आदत जैसी ही है और फिर ये सोचकर आह भरता है कि वो बाढ़ तक आया, लेकिन बिना कुछ पिए ही लौटना पड़ा। ये भी बताया जाता है कि अमामी अब शराब नहीं पीता, जबकि पहले उसे पीना पसंद था। इसका कारण ये है कि उसे डर रहता है कि अगर शराब पीने के बाद उसके किसी मरीज के साथ कुछ हो गया तो उसे पछतावा होगा। उसकी इस निस्वार्थ भावना पर हल्की हंसी उड़ाई जाती है और कहा जाता है कि अमामी हमेशा दूसरों के लिए ही काम करता है, मानो कोई हीरो हो।
बाद में अमामी ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करता है, जहां एक अन्य डॉक्टर उसका स्वागत करता है। वो तुरंत रक्तस्राव रोकने की प्रक्रिया शुरू करता है और टीम को ईवीएल की तैयारी करने का निर्देश देता है। अपने मन में वो दोहराता है कि ईवीएल यानी एंडोस्कोपिक वैरिकल लाइगेशन वेरिकोज नसों के लिए एक आपातकालीन उपचार विधि है, विशेष रूप से तब जब सक्रिय रक्तस्राव हो। इसका उपयोग एंडोस्कोपी के माध्यम से रोकथाम के लिए भी किया जा सकता है। रात से सुबह होने तक अमामी एक मरीज के परिवार के साथ आनुवांशिक परीक्षण यानी जेनेटिक टेस्ट के परिणामों पर चर्चा करता है। रिपोर्ट में PHEX नामक जीन में उत्परिवर्तन पाया जाता है, जिसके आधार पर हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स का निदान किया जाता है। वो बीमारी की प्रकृति पर विचार करता है। प्राथमिक हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स गुर्दों की नलिकाओं में फॉस्फोरस के पुनः अवशोषण में कमी के कारण होता है, जिससे मूत्र के माध्यम से फॉस्फोरस का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। इससे रक्त में फॉस्फोरस का स्तर कम हो जाता है, जो अंततः रिकेट्स का कारण बनता है। वयस्कों में इसी स्थिति को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ये बीमारी वंशानुगत भी हो सकती है और गैर वंशानुगत भी। वंशानुगत प्रकारों को आगे उनके आनुवांशिक पैटर्न और नैदानिक लक्षणों के आधार पर विभाजित किया जाता है। उसने समझाया कि बच्चे की स्थिति गंभीर नहीं है और मुंह से दी जाने वाली दवा ठीक तरह से असर कर रही है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सुनते ही माँ के चेहरे पर साफ राहत दिखाई देने लगती है। पास ही खड़ी आगे की लटों वाली एक नर्स हैरानी से कहती है कि डॉक्टर अमामी फिर से पूरी रात अस्पताल में रुके रहें। दूसरी नर्स, जो मां को धन्यवाद देते हुए देख रही थी, ये पुष्टि करती है कि अमामी रक्तस्राव रोकने की आपातकालीन प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी वहीं रुके रहें। ये बात भी सामने आती है कि आज अस्पताल में उनका आखिरी दिन था, फिर भी उन्होंने रुकने का फैसला किया। इसका कारण ये बताया जाता है कि अमामी अंतिम क्षण तक अपने मरीजों की जिम्मेदारी निभाना चाहते थे। ये भी स्वीकार किया जाता है कि अगर अमामी न होते तो शायद उस बच्ची की बार बार होने वाली हड्डियों की टूट-फूट का कारण कभी पता ही नहीं चल पाता। छोटी बच्ची खुशी खुशी उन्हें धन्यवाद देती है, जिस पर उसकी माँ तुरंत उसे याद दिलाती है कि डॉक्टर को ठीक तरह से संबोधित करना चाहिए। बच्ची मुस्कुराती है और अमामी भी मुस्कुराकर उसका जवाब देते हैं। आगे की लटों वाली नर्स कहती है कि वो सच में चाहती थी कि अमामी विश्वविद्यालय अस्पताल में ही बने रहें, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। पोनीटेल वाली नर्स सहमति जताती है, लेकिन ये भी जोड़ती है कि जो इंसान सच में अच्छा होता है वो किसी विश्वविद्यालय अस्पताल में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। अमामी नाना और उसकी माँ को बताते हैं कि आज अस्पताल में उनका आखिरी दिन है और उन्हें नाना की दवाइयाँ कभी न भूलने की हिदायत देते हैं। वो उन्हें अपना ख्याल रखने को कहते हैं। माँ गहरे सम्मान के साथ झुककर प्रणाम करती है और नाना खुशी खुशी हाथ हिलाकर विदा लेती है। ये दृश्य देखते हुए आगे की लटों वाली नर्स कहती है कि बिना डॉक्टर वाले गांव में भेजा जाना दरअसल करियर की दृष्टि से एक तरफा टिकट जैसा है, जहां आगे कोई खास संभावना नहीं होती। तभी पोनीटेल वाली नर्स उसे पुकारती है और मदद के लिए कहती है, जिस पर वो जल्दी से दौड़ कर जाती है और माफ़ी मांगती है। इसके बाद अमामी नर्स का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और कहते हैं कि अब वो विदा ले रहे हैं और अब तक मिले सहयोग के लिए सबका धन्यवाद करते हैं। आगे की लटों वाली नर्स जोर देकर कहती है कि धन्यवाद तो उन्हें अमामी को देना चाहिए। अमामी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वे किसी दिन फिर लौटेंगे और तब तक वो चाहते हैं कि सब खुश रहें। जैसे ही नाव समुद्र को चीरती हुई आगे बढ़ती है, कप्तान अमामी को वहां ऐसा न करने के लिए चिल्लाता है। इसी दौरान अमामी झुककर समुद्र में उल्टी कर देते हैं। कप्तान हैरानी से कहता है कि कोई डॉक्टर इतनी जल्दी समुद्री बीमारी का शिकार कैसे हो सकता है और पूछता है कि क्या उन्होंने इसकी कोई दवा ली थी। अमामी कमज़ोर सी आवाज़ में सोचता है कि शायद वो दवा पहले ही उल्टी के साथ बाहर आ गई और वैसे भी उसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसकी बात कप्तान की ऊंची आवाज़ में दब जाती है, जो कहता है कि वो ऐसी बुदबुदाहट सुन नहीं सकता। कप्तान झुंझलाते हुए कहता है कि डॉक्टर बड़े कमज़ोर होते हैं। हालांकि वो ये भी मानता है कि उस दिन समुद्र इतना उग्र था कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है। तेज़ हवाओं और भारी बारिश के बीच वे द्वीप पर पहुंचते हैं। अमामी मन ही मन कहता है कि वो आखिरकार पहुंच ही गया। तभी एक आदमी उसे जल्दी से अंदर आने के लिए पुकारता है। अमामी खुद को सुखाते हुए पूछता है कि क्या ये जगह गोदाम है। मैर बताता है कि ये कमरा पहले सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था और अव्यवस्था के लिए माफ़ी मांगता है, ये कहते हुए कि अब यहाँ शायद ही कोई आता है। वो ये भी जोड़ता है कि पीछे बने रहने के कमरे को अभी ठीक करना बाकी है। जब अमामी को यह एहसास होता है कि मेयर का उच्चारण इतना ज़्यादा अलग और तेज़ है कि वो उनकी बात मुश्किल से समझ पा रहा है, तो उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो समझाता है कि उसका आना अचानक हुआ है, लेकिन उसने सुना है कि गाँव में लंबे समय से कोई डॉक्टर नहीं था। वो कहता है कि अगर किसी को भी इलाज की ज़रूरत हो तो वे तुरंत बता
दें। मेयर और वहाँ मौजूद अन्य लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। मेयर उसे आश्वस्त करने वाले शब्दों में जवाब देता है, लेकिन अमामी को कही गई बातों में से लगभग कुछ भी समझ नहीं आता। झेप महसूस करते हुए अमामी माफ़ी मांगता है और बताता है कि वो अभी अभी आया है, इसलिए उनकी बोलने की शैली को अभी ठीक से समझ नहीं पा रहा। उसे ये सोचकर अपराध बोध होता है कि उन्होंने उसका स्वागत करने में इतनी मेहनत की, और वो ये निश्चय करता है कि क्लिनिक में काम शुरू करने से पहले वो उनकी भाषा समझने लायक जरूर बन जाएगा। मेयर और बाकी लोग कुछ पल तक उसे देखते रहते हैं। फिर मेयर उसका हाथ थाम लेता है और उसके आने के लिए पूरे द्वीप की ओर से आभार प्रकट करता है। कप्तान अमामी से कहता है कि वो लहजे की चिंता न करे, क्योंकि ये इतना भारी है कि किसी को भी परेशानी हो सकती है, और वो उसका गांव में स्वागत करता है। मेयर आगे जोड़ता है कि पूरे देश में ऐसे कई गाँव हैं जहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, और अमामी का आना उनके लिए सचमुच एक वरदान है। वो बताता है कि द्वीप पर उसके स्वागत के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना थी, लेकिन मौसम ने इसकी अनुमति नहीं दी। गहराई से भावुक होकर अमामी सोचता है कि जापान में लगभग 600 ऐसे गांव हैं जहां कोई डॉक्टर नहीं है, और सरकार को दी गई अर्जियां भी अक्सर इन पदों को भरने में असफल रहती हैं। वो ये घोषणा करता है कि वो स्थानीय बोली भी सीखेगा। कप्तान हंसते हुए उससे कहता है कि वो ज्यादा जोर न डाले। जब सब लोग जाने की तैयारी करते हैं तो मेयर अमामी से आराम करने को कहता है और बताता है कि अगर तूफान शांत हुआ तो वे अगले दिन फिर आएंगे। अमामी सबका धन्यवाद करता है और कहता है कि अगर किसी को भी तबीयत ठीक ना लगे तो वे तुरंत उसके पास आएं। अमामी महसूस करता है कि वो पूरी तरह थक चुका है। वो बिस्तर पर गिर पड़ता है और सोचता है कि उसे सबसे पहले स्थानीय भाषा सीखनी होगी। उसकी नज़र पानी की एक बोतल से हटकर फ्रिज पर जाती है और वो तय करता है कि बोतल को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दे। जैसे ही वो फ्रिज का दरवाज़ा खोलता है, एक जोरदार बिजली की चमक उसके घर पर गिरती है। झटका इतना तीव्र होता है कि उसे करंट लग जाता है। दूसरी ओर कहीं और एक सड़क पर एक गाड़ी आगे बढ़ रही होती है, जिसके पीछे जंजीरों से बंधे गुलामों की एक कतार चल रही होती है। विशालकाय राक्षस भारी कदमों से चलते हुए गाड़ी को खींच रहे होते हैं। उनमें से एक गुलाम जंजीर के लगातार खिंचाव से हाँपने लगती है। वो एक बीस्ट गर्ल होती है जो लंबे समय तक जबरन चलाए जाने से पूरी तरह थक चुकी होती है और अंततः जमीन पर गिर पड़ती है। एक पहरेदार ये देख लेता है और उन्हें रुकने के लिए पुकारता है। गाड़ी चलाने वाला चिढ़कर पूछता है कि क्या हुआ। पहरेदार गिरी हुई गुलाम की ओर देखता है और उसे पहचान लेता है। वो उसे उठकर फिर से चलने का आदेश देता है। गाड़ी के भीतर व्यापारी अपने अधीनस्थ क्रेन से बात करता है। क्रेन अपने स्वामी की ओर मुड़ता है और आदेश की प्रतीक्षा करता है। व्यापारी को विवरण में कोई रुचि नहीं होती और वो आदेश देता है कि उस गुलाम को मार दिया जाए, ये कहते हुए कि खराब माल न तो बेचा जाता है और न ही छोड़ा जाता है। क्रेन हिचकिचाता है, ये सोचते हुए कि ये गुलाम हासिल करना कठिन था और वो काफी कीमती माल थी। व्यापारी की ठंडी और कठोर नज़र किसी भी तरह के विरोध को वहीं समाप्त कर देती है और क्रेन उस आदेश को स्वीकार कर लेता है। वो सोचता है कि दूसरों के सामने खून खराबा करना परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए वो इसे जल्दी निपटाने का निर्णय लेता है। जैसे ही वो बीस्ट गर्ल को घसीट कर ले जाता है, वो चीख उठती है। क्रेन मन ही मन सोचता है कि उसका ये हाल बस बदकिस्मती और कमज़ोर सहन शक्ति का नतीजा है। जैसे ही वो अपना भाला उठाता है, अचानक उसके पीछे एक विशाल उपस्थिति महसूस होती है। एक ऊंचा डरावना राक्षस प्रकट होता है और जोरदार दहाड़ लगाता है। घबराहट क्रेन पर हावी हो जाती है और वो दूसरों को चेतावनी देते हुए भाग खड़ा होता है। बीस्ट गर्ल डर से कांपने लगती है क्योंकि काइमेरा उसके ऊपर मंडराने लगता है। वो चीखती है, तभी वो राक्षस उसे पकड़ लेता है और गायब हो जाता है। काफी दूर एक जंगल में अमामी एक पेड़ के सहारे बेहोशी की हालत में टिका हुआ होता है। उसे होश आता है, वो सिर खुजलाता है और उलझन में इधर उधर देखता है। फिर आवाज़ देकर पूछता है कि क्या वहाँ कोई है। तभी उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है और वो देखता है कि एक स्लाइम शांति से एक गड्ढे से पानी पी रहा है। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो खुद को चुटकी काट कर देखता है कि क्या उसे दर्द महसूस हो रहा है। चिकित्सकीय दृष्टि से उसकी इंद्रियां ठीक से काम कर रही हैं, यानी ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वो स्लाइम को ध्यान से देखता है, उसकी जैविक बनावट के बारे में सोचते हुए हैरान होता है और ये भी सोचता है कि क्या उसे स्पोर्ट्स ड्रिंक पीनी भी चाहिए। वो जीव बिल्कुल किसी वीडियो गेम के स्लाइम जैसा दिखता है। स्लाइम बोतल की ओर हाथ बढ़ाता है और अमामी उसे थमा देता है, ये सोचते हुए कि ये जगह निश्चित रूप से सईमा नहीं है। इससे पहले कि वो अपनी सोच पूरी कर पाता, बीस्ट गर्ल अचानक ऊपर से गिरते हुए उस पर आ जाती है। चौंक कर वो उसके अजीब कानों को देखता है, लेकिन तुरंत उसका ध्यान उसकी सांसों पर जाता है, जो खतरनाक रूप से असामान्य लग रही होती हैं। बीस्ट गर्ल कुछ ऐसा चिल्लाती है जिसे वो समझ नहीं पाता, जिससे वो भी हैरानी में आवाज़ निकालता है। फिर उसे एहसास होता है कि वो यहाँ की भाषा नहीं समझता, फिर भी डॉक्टर होने की उसकी प्रवृत्ति उसे उसकी हालत जांचने के लिए मजबूर करती है। उसी पल स्लाइम उछल कर आता है और पूरी तरह अमामी के सिर को ढक लेता है। वो घबराकर उसे झटकता है और किसी तरह अलग कर देता है। जब स्लाइम हटता है तो वो बीस्ट गर्ल की घबराई हुई आवाज़ सुनता है, जो उसे भागने के लिए कह रही होती है। हैरानी की बात ये होती है कि इस बार वो उसकी बात समझ लेता है।
वो उससे कहता है कि वो हिम्मत रखे, फिर सोचता है कि वे आखिर किससे भागें। तभी जवाब सामने आ जाता है। पास ही काइमेरा प्रकट हो जाता है। अमामी बीस्ट गर्ल को उठाकर खड़ा होता है और राक्षस की आंखों में आंखें डालता है। डर इस पर हावी हो जाता है और वो मुड़कर भागता है, लेकिन फिसलकर गिर पड़ता है। काइमेरा कुछ पल के लिए रुक जाता है। अमामी खुद को बीस्ट गर्ल के ऊपर ढाल की तरह डाल देता है और किसी उपाय के बारे में बेतहाशा सोचने लगता है। जैसे जैसे राक्षस पास आता है, वो उसे घसीटकर झाड़ियों में छिपा देता है। वो उसे इशारा करता है कि चुपचाप वहीं छिपी रहे। फिर बाहर निकलकर अपनी मेडिकल पेन लाइट हिलाते हुए चिल्लाते हुए काइमेरा का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। बीस्ट गर्ल भयभीत होकर देखती है कि काइमेरा भारी कदमों से अमामी की ओर बढ़ रहा है और हमला करने को तैयार है। जैसे ही अमामी भागने की तैयारी करता है, तभी स्लाइम फिर से प्रकट होता है और अचानक पानी की जोरदार धारा छोड़ता है, जिससे एक फव्वारा सा बन जाता है। ये अप्रत्याशित दृश्य काइमेरा को चौंका देता है। राक्षस रुकता है, कुछ देर उस अजीब नज़ारे को घूरता है, फिर मुड़कर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे पानी गायब हो जाता है और स्लाइम शांत हो जाता है। अमामी को समझ में आ जाता है कि स्लाइम ने ही उसकी जान बचाई है। न केवल उसने काइमेरा को भगा दिया, बल्कि उसे बीस्ट गर्ल की बातें समझने में भी सक्षम बना दिया। खतरा टल जाने के बाद अमामी बीस्ट गर्ल की जांच करता है और ये सुनिश्चित करता है कि अब वे सुरक्षित हैं। उसकी त्वचा को देखकर वो तुरंत लक्षण पहचान लेता है। उसकी त्वचा पर पड़ा दाने जैसा चकत्ता एक एलर्जिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। अध्याय की शुरुआत में ही बीस्ट गर्ल की सांस तेज और घरघराहट भरी होती रहती है। अमामी उसकी हालत का निरीक्षण करता है और तुरंत समझ जाता है कि उसे अस्थमा के साथ पित्ती यानी हाइव्स भी हो रही है। उसकी चेतना स्पष्ट रूप से कमजोर हो चुकी है और जब अमामी उसकी कलाई जांचता है तो उसे रेडियल नाड़ी महसूस नहीं होती। उसे याद आता है कि जब सिस्टोलिक रक्तचाप 80 मिलीमीटर पारे से नीचे गिर जाता है तो रेडियल धमनी महसूस नहीं होती। फेमोरल धमनी लगभग 70 मिलीमीटर पारे पर और कैरोटिड धमनी लगभग 60 मिलीमीटर पारे पर गायब हो जाती है। सामान्य रूप से जब किसी मरीज का सामान्य रक्तचाप ज्ञात न हो तो 90 मिलीमीटर पारे या उससे कम सिस्टोलिक रक्तचाप को शॉक की स्थिति माना जाता है। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं रहता, उसे एनाफाइलैक्सिस हो रहा है। एनाफाइलैक्सिस एक जानलेवा एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है जिसमें एलर्जी के लक्षण शरीर के कई अंगों को प्रभावित करते हैं। जब इसके साथ रक्तचाप में खतरनाक गिरावट और चेतना में कमी आ जाती है तो इसे एनाफाइलैक्टिक शॉक कहा जाता है। इस स्तर पर यदि तुरंत इलाज न मिले तो ये आसानी से घातक हो सकता है। इसके सामान्य कारणों में भोजन, मधुमक्खी जैसे कीटों का डंक और दवाइयाँ शामिल हैं। अमामी उसकी टांग पर एक घाव देखता है, वहां से खून निकल रहा है लेकिन ज्यादा नहीं। वो सोचता है कि ये बाद में देखा जा सकता है। सबसे पहले एलर्जिक प्रतिक्रिया को रोकना जरूरी है। उसे तुरंत एड्रेनलिन की जरूरत है। वो दवा खोजता है और इंजेक्शन की तैयारी करता है। उसके मन में आता है कि एड्रेनलिन का सेल्फ इंजेक्शन किट एक आपातकालीन उपाय होता है जिसका उद्देश्य एनाफाइलैक्सिस की गति को अस्थायी रूप से धीमा करना और शॉक को रोकना होता है, जब तक कि डॉक्टर द्वारा पूरा इलाज न मिल जाए। पहले से माफ़ी मांगते हुए वो उसकी टांग में एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाता है और वो दर्द से चीख उठती है। उसी समय बीस्ट फोक का एक समूह वहां पहुंच जाता है। उनका बुजुर्ग आगे बढ़कर तुरंत पहचान लेता है कि अमामी एक इंसान है। अमामी चौंक कर पूछता है कि वे कौन है। बुजुर्ग बताता है कि वे पास के गांव से हैं और ज़मीन पर पड़ी लड़की उसकी पोती है। वो गुस्से में पूछता है कि अमामी उसके साथ क्या कर रहा है। अमामी बिना हिचकिचाहट जवाब देता है कि वो उसका चिकित्सकीय उपचार कर रहा है। हालांकि इसमें अभी कुछ समय लगेगा। वे उनसे आग्रह करता है कि वे उसे किसी साफ और सुरक्षित जगह पर ले जाएं। बुजुर्ग चिकित्सकीय उपचार शब्द को अविश्वास से दोहराता है, जबकि अमामी लगातार विनती करता रहता है। बाद में बीस्ट फोक के गांव में अमामी बीस्ट गर्ल की उंगली पर पल्स ऑक्सीमीटर लगाता है। ये उपकरण त्वचा के माध्यम से रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा और नाड़ी की गति मापता है। वो रीडिंग देखता है और पाता है कि उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 98% है। राहत की सांस लेते हुए वो निष्कर्ष निकालता है कि उसे श्वसन नली ट्रेकियल ट्यूब डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो ठीक हो जाएगी। अमामी जानता है कि उसे स्टेरॉयड की ड्रिप पर भी रखना होगा। जब बुजुर्ग अमामी को काम करते हुए देखता है तो वो अपनी पोती की सूजी हुई त्वचा और भारी सांसों के बारे में सोचता है। उसके लिए ऐसे लक्षण हमेशा से जंगल के देवता के श्राप के संकेत रहे हैं। यदि ये इंसान सच में उसे ठीक कर दे तो उसके विचार वहीं रुक जाते हैं। तभी एक बीस्टमैन अचानक मुखिया को पुकारता है। मुखिया घोषणा करता है कि ये इंसान अवश्य ही कोई असली जादूगर होगा। जब उससे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो वो तुरंत कोई उत्तर नहीं दे पाता। उसी समय तक बीस्ट गर्ल का शरीर साफ तौर पर ढीला और शांत हो चुका होता है। अमामी पुष्टि करता है कि अब उसकी सांसें स्थिर हैं और फिलहाल वो खतरे से बाहर है। मुखिया अवाक रह जाता है। होश में आते समय बीस्ट गर्ल सबसे पहले ड्रिप से टपकने की नियमित आवाज़ सुनती है।
जब वो आंखें खोलती है तो अमामी देखता है कि वो अब पहले से कहीं ज़्यादा सजग लग रही है और उसे गहरी राहत महसूस होती है। वो कमज़ोर आवाज़ में इंसान शब्द बुदबुदाती है। अमामी उसे रुकने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि ड्रिप अभी लगी हुई है, लेकिन वो अचानक उठ बैठती है। उसके पैर तुरंत जवाब दे देते हैं और वो फिर से गिर पड़ती है। अमामी उसके पास जाता है और नरमी से पूछता है कि क्या उसके पैरों में अब भी दर्द है। वो समझाता है कि उसे उसकी पूरी जांच करनी होगी और इजाज़त मांगता है कि वो उसे ठीक से जान सके। वो चुपचाप उसकी बड़ी मुस्कान को देखती रहती है। अचानक एक स्लाइम उसे उछालकर हवा में फेंक देता है और फिर वापस मेज़ पर गिरा देता है। घबराकर वो चीख पड़ती है। अमामी उसके पास खड़ा शांति से ये सब देखता है और एक गहरी सांस छोड़ता है। अंत में बीस्ट गर्ल हार मान लेती है और उसे आगे बढ़ने की अनुमति दे देती है। कहीं और एक गिरजाघर में प्रार्थनाओं के बीच घंटियों की आवाज़ गूंजती है। एक पादरी हाथ उठाकर एक व्यापारी के घायल हाथ पर उपचार का जादू करता है। तेज रोशनी चमकती है और व्यापारी की आंखों के सामने ही भाव पूरी तरह भर जाता है। व्यापारी आश्चर्य से देखता रह जाता है, भावुक होकर धन्यवाद देता है। इतने भयानक राक्षस से सामना करने के बाद उसे अपने जीवन का डर था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बिना किसी नुकसान के बच जाएगा। पादरी विनम्रता से प्रशंसा को टालते हुए कहता है कि ये उसका काम नहीं बल्कि सही देवता की कृपा है। अपने विश्वास को इस तरह फलते देख वो गहराई से प्रभावित होता है। सिक्कों की खनक के बीच पादरी धीमी आवाज में बुदबुदाता है कि शायद व्यापारी के साथी भी बच सकते थे अगर उन्हें समय पर उपचार मिल गया होता। वो सोचता है कि उनका विश्वास शायद पर्याप्त मजबूत नहीं था और इसे एक बड़ा दुर्भाग्य बताता है। उधर बीस्ट फोक के गांव में अमामी घोषणा करता है कि इलाज पूरा हो गया है। बीस्ट गर्ल हैरानी से कहती है कि उसे जरा भी दर्द नहीं हो रहा। अमामी समझाता है कि बेहोशी की दवा अपना असर दिखा रही है और भरोसा दिलाता है कि उसकी चोट जल्द ही ठीक हो जाएगी, जिसमें उसकी कम उम्र भी मदद करेगी। ये एहसास कि वो अब सुरक्षित है अमामी को गहरी राहत से भर देता है। बीस्ट गर्ल उसे धन्यवाद देती है और पूछती है कि क्या वो कोई जादूगर है। अमामी हल्के से हंसता है। वो सोचता है कि अगर वो जादू कर सकता तो ना तो उसे नाड़ी जांचने के लिए उसके नाखून काटने पड़ते और ना ही उसे उसका कॉलर हटाने में इतनी परेशानी होती। वो समझाता है कि वो कोई जादूगर नहीं, वो सिर्फ एक डॉक्टर है, एक सामान्य चिकित्सक। वह आ भरती है और कहती है कि बेहोशी की दवा एनेस्थीसिया तो बिल्कुल उपचारात्मक जादू जैसी लगती है, ऐसा जादू जिसे उसके अनुसार केवल इंसान ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अमामी तुरंत उसे सुधारते हुए कहता है कि इसमें ज़रा भी जादू नहीं है और ना ही ये किसी खास लोगों तक सीमित है। वो समझाता है कि चिकित्सा एक ऐसा ज्ञान है जिसे कोई भी सीख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है अगर वो मेहनत करे। बीस्ट गर्ल कुछ पल हिचकिचाती है, फिर पूछती है कि क्या उसकी जैसी कोई बीस्ट फोक गुलाम भी सच में चिकित्सा सीख सकती है। अमामी बिना किसी संकोच के जवाब देता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है, अगर वो सीखना चाहती है तो वो उसकी मदद करेगा और वे दोनों मिलकर सीखेंगे। वो अपना परिचय यूदो अमामी के रूप में देता है, कहता है कि वो उसे सिर्फ यूदो कह सकती है और उसका नाम पूछता है। वो बताती है कि उसका नाम कोरोना है। अमामी मुस्कुराता है और कहता है कि वो उसके साथ काम करने के लिए उत्सुक है। उसी समय गांव का मुखिया वहां आ जाता है। अमामी उसे बताता है कि उसकी पोती अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही है, जिस पर मुखिया राहत व्यक्त करता है, लेकिन फिर वो ठंडे स्वर में कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर गुलाम व्यापारी फिर लौटे तो वे उसे दोबारा सौंप सकते हैं। ये सुनकर कोरोना डर से कांप उठती है और अमामी अविश्वास में मुखिया की ओर देखता है। मुखिया आगे कहता है कि गुलामों को चुराना सख्त मना है और वो अमामी से पूछता है कि वो उसे वहां क्यों लाया। वो बताता है कि कोरोना एक गुलाम है जिसे गांव को छोड़े जाने के बदले भुगतान के रूप में सौंपा गया था। वो ये भी जोड़ता है कि उपचारात्मक जादू चर्च के अलावा किसी को करने की अनुमति नहीं है और गांव अब इसकी कीमत चुकाने में असमर्थ है। अमामी का अज्ञानता का दावा करना भी उसे नहीं बचा सकता। कोरोना रोते हुए कहती है कि अमामी ने उसे नहीं चुराया, लेकिन मुखिया उसे चुप करा देता है और कहता है कि वो सिर्फ एक गुलाम है, इसलिए उसे बोलने का हक नहीं है। वो डर से कांपती रहती है। तभी अमामी दृढ़ स्वर में बोलता है कि जब कोई ज़रूरतमंद उसके सामने होता है तो वो मुंह मोड़ नहीं सकता, बस यही बात है। मुखिया जवाब देता है कि जादू का मूल्य जीवन से भी बड़ा होता है और अमामी अब विनाश का बीज बन चुका है। उसके अनुसार इसका एक ही समाधान है, अमामी को ख़त्म कर देना। अमामी इस विकृत तर्क पर गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़े एक जोरदार धमाके के साथ काइमेरा आसपास की दीवारों को तोड़ता हुआ अंदर घुस आता है। बीस्ट फोक दहशत में चीखने लगते हैं। कुछ उसे जंगल का देवता बताते हैं तो कुछ कहते हैं कि गांव अब समाप्त हो गया है। एक बीस्ट मैन मुखिया को पकड़कर भागता है और चिल्लाता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। घबराया हुआ मुखिया अमामी पर आरोप लगाता है कि उसी ने यह आपदा बुलाई है।
मलबा उड़ता है और अमामी अपनी आंखें ढक लेता है। काइमेरा उनके सामने खड़ा होता है लेकिन हमला नहीं करता। कांपती हुई कोरोना पूछती है कि वो वार क्यों नहीं कर रहा। तभी अमामी अचानक स्लाइम को चेतावनी देता है और देखता है कि वो काइमेरा की बगल की ओर इशारा कर रहा है। अमामी समझ जाता है कि उसके उग्र होने का कारण क्या है, उसके शरीर में कुछ फंसा हुआ है। आवाज़ ऊंची करके अमामी बीस्ट फोक से कहता है कि उसके पास एक प्रस्ताव है। वो इस अफरा तफरी में आसानी से भाग सकता था, लेकिन इसके बजाय वो स्थिति को संभालने की पेशकश करता है। बदले में उन्हें उसे और कोरोना को सुरक्षित रूप से जाने देना होगा। एक पशु मानव उपहास करते हुए पूछता है कि किसी इंसान की बात कौन सुनेगा, लेकिन सरदार उसे बीच में ही रोक देता है और सौदे को स्वीकार कर लेता है। वो कहता है कि ये वो कीमत है जिसे वे चुका सकते हैं। फिर अमामी अपना ध्यान वापस काइमेरा के घाव पर केंद्रित करता है। वो स्थिति का आकलन करता है और मन ही मन सोचता है कि वो उसकी त्वचा को चीरकर भी आगे बढ़ सकता है। इस एहसास के साथ वो खुद को संभालता है और कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। काइमेरा गहरी डरावनी गुर्राहट निकालता है। घबराया हुआ सरदार मांग करता है कि अमामी बताए कि वो क्या करने वाला है। अमामी शांति से समझाता है कि वो काइमेरा के शरीर में फंसी हुई बाहरी वस्तु को निकालने की योजना बना रहा है। सरदार भय से हाँफ उठता है और विरोध करता है कि कोई भी जंगल के देवता को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। चारों ओर मचे शोर की परवाह किए बिना अमामी कोरोना को पुकारता है और पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकती है। वो बिना किसी हिचक के उत्तर देती है कि वो कर सकती है। अमामी समझाता है कि वो चिकित्सा सहायता देने के अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। वो डॉक्टरों की जिम्मेदारी के बारे में सोचता है और बताता है कि कुछ देशों में चिकित्सा नियम डॉक्टरों को मरीज चुनने की अनुमति देते हैं, लेकिन उसके देश में बिना उचित कारण इलाज से इनकार करना कानूनन मना है। उसके लिए जब कोई मदद मांगने आता है तो वो कभी उसे लौटाना नहीं चाहता, चाहे वो मरीज कोई अपराधी हो, कोई देवता हो या कुछ भी और। जैसा कि वो सलाइन का थैला खोलते हुए कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। वो घाव को साफ करने के लिए उस पर अल्कोहल डालता है, जिससे काइमेरा तड़प उठता है और दर्द से दहाड़ने लगता है। इसके जवाब में स्लाइम तुरंत आगे बढ़ता है और उस पर लिपटकर उसे काबू में कर लेता है ताकि वो छटपटाने ना पाए। अमामी स्लाइम का धन्यवाद करता है और उससे थोड़ी देर और काइमेरा को स्थिर रखने को कहता है। कानों को भयानक दहाड़ों से बचाते हुए वो प्रक्रिया जारी रखता है और लिडोकेन देता है। ये स्थानीय एनेस्थेटिक नसों के संकेतों को अस्थायी रूप से रोककर उस हिस्से को सुन्न कर देता है, जिससे दर्द और गति दोनों कम हो जाते हैं। धीरे धीरे मिडाजोलैम के असर में आने पर स्लाइम अपनी पकड़ ढीली दे देता है। ये शांतिदायक दवा, जो आपातकालीन इलाज में आमतौर पर मरीजों को शांत करने के लिए उपयोग की जाती है, आखिरकार काइमेरा को गहरी नींद में सुला देती है। अमामी राहत की सांस लेता है। दवा के सफल होने के लिए आभारी होकर वो अपना रेजर तैयार करता है और घाव के पास की घनी खाल को सावधानी से पकड़ता है। संक्रमण के खतरे को समझते हुए वो बुदबुदाकर माफ़ी मांगता है और उस हिस्से के बाल साफ करने लगता है, क्योंकि बिना ऐसा किए वो सही जगह चीरा नहीं लगा सकता। जब खाल साफ हो जाती है तो वो कोरोना को बताता है कि अंदर फंसा भाला मछली के कांटे जैसा उल्टा कांटेदार लगता है और संभवतः इसे सीधे खींचकर नहीं निकाला जा सकता। आदर्श रूप से ये प्रक्रिया एक ऑपरेशन थिएटर में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट रूप से असंभव है। अमामी उस स्थान को पोविडोन आयोडीन से कीटाणु रहित करता है। उसकी तीखी आयोडीन की गंध हवा में फैल जाती है। इसके बाद वो घाव के चारों ओर एक निष्प्रल आवरण लगाता है। फिर से कोरोना को पास बुलाकर वो उसकी मदद मांगता है। वो तुरंत सहमति देती है। अमामी समझाता है कि उसके बैग में एक ब्लेड है और वो फोर्सेप्स की मदद से उसे हैंडल पर लगाकर एक स्कैल्पल बनाए। ये ध्यान रखे कि वो ब्लेड को सीधे हाथ न लगाए। वो सहमति में सिर हिलाती है और फोर्सेप्स से ब्लेड पकड़ती है। अमामी उसे चेतावनी देता है कि ये बेहद तेज है और उसे बहुत सतर्क रहने को कहता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो ब्लेड को हैंडल के साथ सीधा मिलाती है और उसे सावधानी से उसमें फिट कर देती है। एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ आती है और वो बताती है कि काम हो गया है। अमामी उसे धन्यवाद देता है और उसके हाथों से स्कैल्पल ले लेता है। वो कहता है कि अब बाकी प्रक्रिया वो खुद संभाल लेगा। कोरोना ये पूछने ही वाली होती है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अमामी बीच में ही उसे रोक देता है और समझाता है कि इस दौरान एक और काम है जिसमें वो उसकी मदद चाहता है। यहाँ का काम खत्म करने के बाद वो बाकी सभी लोगों की चोटों की भी ठीक से जांच करना चाहता है। इसलिए वो उससे कहता है कि वो उनके घावों को साफ पानी से धोए और उन्हें साफ कपड़े पहनाए। वो ये भी जोड़ता है कि जो कुछ भी अब तक हुआ है उसे देखते हुए अगर ये अनुरोध उसे बहुत ज्यादा लगे तो वो समझ सकता है। कोरोना नजरें झुका लेती है और कुछ पल सोचती है। फिर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक उठता है। वो अपना फैसला करती है और कहती है कि वो पानी और साफ कपड़े लेने जाएगी। अमामी दिल से उसे धन्यवाद देता है।
फिर वो अपना ध्यान सोई हुए काइमेरा की ओर मोड़ता है। वो खुद को संभालता है और मन ही मन सोचता है कि अब शुरू करने का समय आ गया है। उसी संकल्प के साथ वो शरीर में फंसी हुई बाहरी वस्तु को निकालने की प्रक्रिया शुरू करता है। अध्याय एक पुरानी स्मृति के साथ खुलता है। कभी कोरोना ने जंगल के देवता के बारे में पूछा था और मुखिया ने उसके अस्तित्व की पुष्टि की थी। उसने बताया था कि उसी प्राणी की बदौलत उनका कबीला जंगल में रह सका। अपने पंजों, दांतों और शक्तिशाली श्राप के बल पर जंगल का देवता उन सभी को खदेड़ देता था जो गांव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। जब कोरोना ने पूछा कि श्राप से उसका क्या मतलब है, तो मुखिया ने उसे चेतावनी दी थी कि जो भी जंगल के देवता को छुएगा वो उस श्राप से ग्रस्त हो जाएगा। इसी कारण उसे कभी भी उस प्राणी के पास नहीं जाना था। वर्तमान में लौटते हुए अमामी लगातार काइमेरा पर काम करता रहता है। उसे पूरी तरह पता है कि भाले को केवल खींचकर नहीं निकाला जा सकता। वो मछली के कांटे की तरह उल्टे सिरे वाला है जो शरीर में मजबूती से फंसा हुआ है। अगर ये सचमुच मछली का कांटा होता तो वो उसे घुमा सकता था, कांटे को त्वचा के बाहर निकालकर काट सकता था और फिर निकाल लेता। लेकिन भाले के साथ ऐसा संभव नहीं है। जैसा कि उसने सोचा था, एक ही रास्ता है, उसे काट कर निकालना। वो स्कैल्पल को काइमेरा की त्वचा पर रखता है और घाव के दोनों ओर उभरी हुई सूजन को ध्यान से देखता है। वो तर्क करता है कि यही वे जगहें होंगी जहां भाले के कांटे फंसे हैं। वो ब्लेड को दबाता है और पहला चीरा लगाता है। जब त्वचा उम्मीद से ज्यादा आसानी से कट जाती है तो उसे गहरी राहत महसूस होती है। वो कट को और गहरा करता है और सूजन की ओर बढ़ता है। अचानक स्कैल्पल किसी ठोस चीज से टकराता है। वो सावधानी से उसके चारों ओर काटता है और धातु की चमक दिखाई देती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वहां कांटा है। मन ही मन वो प्रार्थना करता है कि अंदर और कुछ न फंसा हो। फिर वो दूसरी तरफ ध्यान देता है। समय बीतता है और बीस्ट फोक में से एक बुदबुदाता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन शायद सब ठीक चल रहा होगा। मुखिया जवाब देता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। उसके अनुसार भले ही अमामी उनके जंगल के देवता को बचाने में सफल हो जाए, फिर भी उन्हें उसे मारना पड़ेगा। उसके मन में ये तय है कि अमामी किसी भी हाल में श्रापित हो चुका है। उसी समय कोरोना वापस लौटती है और अपने दादा को पुकारती है। वो उसे बताती है कि वो सभी की चोटों की देखभाल करने वाली है, उनकी भी। अमामी अब दोनों कांटों को उजागर कर चुका था। उसे पता था कि बाद में सब कुछ सिलना पड़ेगा, लेकिन इस समय वो समय के खिलाफ दौड़ रहा था। वो नीचे झुकता है और सोचता है कि काश कोई ठीक ठाक मेज होती। अपने औजार तैयार करके वो भाले के सिरे को मजबूती से पकड़ता है। खुद को संभालते हुए वो खींचता है। काइमेरा हिलता है, लेकिन सोया ही रहता है। अमामी वहीं जम जाता है, चुपचाप प्रार्थना करता हुआ कि वो जाग न जाए। वो खुद को समझाता है कि शायद उस जानवर को सोते हुए ही भाला मारा गया था। ये तरीका काम करना ही चाहिए। धीरे धीरे और सावधानी से वो खींचता रहता है। आखिरकार भाला सरकने लगता है और बाहर आने लगता है। हथियार निकलते ही खून बहने लगता है। पास ही सरदार कोरोना से कहता है कि वो उसे इलाज करने नहीं देगा। वो उस पर झुंझलाता है और कहता है कि जादूगरनी की तरह व्यवहार करना बंद करे। वो कुछ नहीं, बस एक दासी है, और वो भी एक पशु जाति की। कोरोना शांत स्वर में जवाब देती है कि भले ही उसे दासी बनाया गया हो, लेकिन वो दासी बनकर नहीं रहना चाहती। वो जानती है कि दर्द सहना क्या होता है और इसी वजह से वो मदद करना चाहती है। वो सरदार से अपने घावों का इलाज करने देने की विनती करती है। सरदार और बाकी लोग चुप हो जाते हैं। आखिरकार एक पशु मानव कहता है कि ये तो जादूगर के निर्देश भी थे। दूसरा कहता है कि ये घाव को चाटने से तो बेहतर ही है। कोई और स्वीकार करता है कि उसके हाथ से खून रुक ही नहीं रहा है। सबकी नज़रें फिर से सरदार पर जाती हैं और अंत में वो अनुमति दे देता है। जैसे ही भाले का आखिरी हिस्सा बाहर निकलता है, अमामी राहत की सांस लेता है और सोचता है कि आखिरकार ये निकल गया। लेकिन ये राहत बस एक पल की होती है। अचानक घाव से खून जोर से फूट पड़ता है और उस पर छिटक जाता है। वो तुरंत सोचता है कि कहीं भाले ने कोई धमनी तो नहीं काट दी। भाले को गिराकर वो गौज की ओर हाथ बढ़ाता है। एक पशु मानव खून की मात्रा देखकर घबराकर चेतावनी देता है, जबकि दूसरा डरते हुए पूछता है कि क्या ये गंभीर है। कोरोना और सरदार भय से देखते रहते हैं। अमामी तेजी से घाव में गौज भरता है और अंदर तक जोर डालकर दबाव बनाता है जहां से खून बह रहा था। धीरे धीरे बहाव कम होता है और फिर रुक जाता है। वो फिर से राहत की सांस लेता है। कोरोना यूदे को आवाज़ देकर पूछती है कि क्या सब ठीक है। सरदार उसे झड़कता है और दूर रहने को कहता है। चेतावनी देता है कि सोचे कि जंगल के देवता के खून से भीगने के बाद अमामी कितना अभिशप्त हो जाएगा।
इस बीच अमामी पहले से ही अगले कदम के बारे में सोच रहा होता है। उसे रक्त वाहिका को फोर्सेप्स से पकड़कर बांधना होगा, लेकिन पहले औजार लेने होंगे। वो कोरोना को आश्वस्त करता है कि सब ठीक है और उसकी चिंता के लिए धन्यवाद देता है। फिर वो ठिठक जाता है। रोशनी कम हो रही है, बादल घिर रहे हैं और जल्द ही वो देख नहीं पाएगा। अगर वो खून को ठीक से नहीं रोक पाया तो वो फिर से बहने लगेगा। घाव से खून फिर से रिसने लगता है। माफ़ी मांगते हुए अमामी कोरोना से पूछता है कि क्या वो एक बार फिर उसकी मदद कर सकती है। कोरोना हिचकिचाती है, अपने दादा की चेतावनी याद करते हुए कि कभी भी जंगल के देवता के पास न जाना। फिर उसे अमामी के शब्द याद आते हैं कि चिकित्सा कुछ ऐसा है जिसे कोई भी सीख सकता है और वे इसे साथ साथ करेंगे। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठता है। वो अपने दादा से मन ही मन माफ़ी मांगती है, ये जानते हुए कि वो उनकी अवज्ञा करने जा रही है और आगे बढ़कर मदद करने आती है। आवाज़ ऊंची करके वो उसे पुकारती है। यूदो अमामी को कोरोना को मशाल लाने के लिए धन्यवाद देता है और उससे कहता है कि उसे एक और काम में उसकी मदद चाहिए। वो उसे आश्वस्त करता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना एक पल के लिए खिठक जाती है, फिर खुद को संभालती है और सहमति में सिर हिलाती है। अमामी उससे कहता है कि वो उसे वे हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स दे जिन्हें उसने पहले नीचे रखा था। वो समझाता है कि वे उस औजार जैसे दिखते हैं जिनका उपयोग उसने पतली मुड़ी हुई नोक वाले स्कैल्पल ब्लेड को लगाने में किया था। कोरोना एक मुड़ी हुई जोड़ी उठाती है और पूछती है कि क्या यही सही है। अमामी पुष्टि करता है कि हाँ वही है और अपनी अस्पष्ट व्याख्या के बावजूद सही औजार पहचान लेने के लिए उसकी प्रशंसा करता है। काम करते हुए अमामी फोर्सेप्स के बारे में सोचता है। ये शल्य चिकित्सा के उपकरण होते हैं जिनका उपयोग ऊतकों को पकड़ने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और ये अपने उपयोग के अनुसार अलग अलग आकार और बनावट में उपलब्ध होते हैं। कुछ सीधे होते हैं, कुछ मुड़े हुए, कुछ में खांचे होते हैं और कुछ में हुक जैसी बनावट होती है। जिस पेन स्टाइल फोर्सेप्स का वो उपयोग कर रहा है वे विशेष रूप से सर्जरी के दौरान रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। इनका नाम 19वीं सदी के अंत के एक फ्रांसीसी चिकित्सक जूल्स एमएल पियान के नाम पर रखा गया था। इसके बाद अमामी कोरोना से नीचे दाईं ओर रखे डंडी जैसे उपकरण को उठाने के लिए कहता है। कोरोना उसे चालू करती है और पहचान लेती है कि ये वही जादुई उपकरण है जिसका उपयोग उसने जंगल में किया था। अमामी इसकी पुष्टि करता है और उससे कहता है कि वो इसकी रोशनी घाव के अंदर डाले और मशाल को नीचे रख सकती है। वो वैसा ही करती है जैसा उसे बताया गया था। अमामी घाव पर दबाव बनाए रखता है, ये जानते हुए कि यदि वो सावधान न रहा तो जैसे ही वो गॉज हटाएगा धमनी से खून फिर बहने लगेगा। कुछ पल बाद वो आंकलन करता है कि रक्तस्राव रुक चुका है। कोरोना आश्चर्य से देखती है जब वो उसे बताता है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और वो अब घाव की मरम्मत का काम फिर से शुरू कर सकता है। अचानक कोरोना चिल्ला उठती है और इशारा करती है कि अमामी पूरा खून से लथपथ है। वो पूछती है कि क्या इस हालत में काम जारी रखना सच में ठीक है। अमामी मानता है कि स्वच्छता के लिहाज से ये बिल्कुल भी आदर्श नहीं है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। वो प्रक्रिया को बीच में रोक नहीं सकता। वो जोर देता है कि एक डॉक्टर कभी अपने मरीज से मुंह नहीं मोड़ता। इसी संकल्प के साथ वो काम जारी रखता है। कोरोना ध्यान से देखती है जब अमामी टांके लगाने का धागा तैयार करता है और रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए सिलाई शुरू करता है। अपने मन में वो टांके लगाने के सिद्धांतों को दोहराता है। धागों को उनकी मोटाई के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, मोटे से लेकर बहुत बारीक तक। जहां टांके हटाने की जरूरत न हो वहां घुलनशील धागों का उपयोग किया जाता है और जहां लंबे समय तक सहारा चाहिए वहां मजबूत न घुलने वाले धागे चुने जाते हैं। वो टांके को कसता है, ये सोचते हुए कि जब तक ये मजबूती से पकड़ा रहेगा खून बहना बंद रहेगा। तेजी से काम करते हुए वो रक्तवाहिकाओं को बांध देता है और सही ढंग से लाइगेशन करता है। आखिरकार अमामी घोषणा करता है कि अब हमें हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स की जरूरत नहीं है और वो हल्की राहत की सांस लेता है। फिलहाल के लिए तत्काल खतरा टल चुका है, फिर भी वो जानता है कि दूषित ऊतकों को हटाना और घाव को बंद करना अपने आप में जोखिम भरा होता है। इसलिए वो टाँके लगाते समय एक पेनरोज ड्रेन वहीं छोड़ने का निर्णय लेता है ताकि तरल पदार्थ बाहर निकल सके और संक्रमण का खतरा कम हो। एक बार फिर माफी मांगते हुए वो कोरोना से कहता है कि वो थोड़ी देर और उसकी मदद करती है। वो तुरंत सहमति दे देती है, जबकि आसपास खड़े पशुजन तनावपूर्ण चुप्पी में सब कुछ देखते रहते हैं। काम करते हुए अमामी कहता है कि वो बाद में ये देखना चाहता है कि कायमेरा कैसे ठीक होता है। हालांकि उसे पता है कि ये कठिन होगा क्योंकि वो गांव में रुक नहीं सकता। वो क्षण भर के लिए पेनरोज ड्रेन के बारे में सोचता है, एक साधारण नली जिसे शल्य चिकित्सा के बाद तरल पदार्थों के जमाव को रोकने के लिए बनाया गया है और जिसका नाम अमेरिकी स्त्री रोग विशेषज्ञ चार्ल्स बिंघम पेनरोज के नाम पर रखा गया था। उसे पता ही नहीं चलता कि कब भोर हो जाती है। कोरोना प्रशंसा से भरकर बोल उठती है, यूदो के अद्भुत काम की सराहना करते हुए कहती है कि वो पूरी तरह थक चुका होगा। अमामी उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि उसने भी बहुत अच्छा काम किया। साथ ही ये भी जोड़ता है कि जंगल के देवता भी प्रशंसा के पात्र हैं। मानो ठीक उसी क्षण कायमेरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। इसके साथ ही अमामी अंततः खुद को जमीन पर गिर जाने देता है।
प्रक्रिया के पूर्ण होने की घोषणा करते हुए वो कहता है कि विदेशी वस्तु भाले को निकालने का कार्य आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है। सुबह नदी के किनारे कोरोना अमामी से कहती है कि वो उसके कपड़े धो देगी और उसे आराम करने की सलाह देती है। अमामी मना कर देता है और कहता है कि सब ठीक है और वैसे भी उसे खुद से खून धोना ही है। वो जोड़ता है कि किसी वायरस से संक्रमित होने का विचार डरावना है। कोरोना उलझन में सिर तिरछा करती है और पूछती है कि वायरस क्या होता है। अमामी एक पल रुकता है, फिर उसके पास आता है और माफ़ी मांगते हुए उससे थोड़ी देर इंतज़ार करने को कहता है। वो उसकी आंखों की जांच करता है और कहता है कि बेहतर होगा कि वे अपने शरीर के साथ साथ आंखें भी धो ले। कोरोना जवाब देती है कि वो हमेशा नदी में अपना चेहरा धोती है, लेकिन जब पानी आंखों में चला जाता है तो उसे दर्द होता है। अमामी समझाता है कि चूंकि ये नदी का पानी है, इसलिए बाद में उन्हें साफ पानी से ठीक से धोना होगा, लेकिन अभी के लिए आंखों से खून धोना जरूरी है। वो उसे चेतावनी देता है कि थोड़ी जलन होगी और उससे बहादुर बने रहने को कहता है। वो सहमति दे देती है। उसकी मदद करते हुए अमामी सोचता है कि जब चिकित्साकर्मी भारी रक्तस्राव से निपटते हैं, जैसे सर्जरी के दौरान, तो खून के छींटे आंखों में जाने से खतरनाक रोगाणु फैल सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आदर्श रूप से सुरक्षात्मक चश्मा पहनना चाहिए। बाद में अमामी कोरोना की प्रशंसा करता है कि उसने ये अच्छी तरह सहन किया और कहता है कि नदी में नहाने की बजाय वो एक ठीक-ठाक स्नान करना ज्यादा पसंद करेगा। कोरोना बताती है कि ऐसे स्नान गृह तो केवल मानव कुलीनों के पास होते हैं। अमामी कुलीन शब्द को सोचते हुए दोहराता है। फिर कोरोना इशारा करती है कि उस पर अभी भी खून लगा है और जोर देती है कि उन्हें वायरस धोकर हटाने चाहिए। उसके जवाब देने से पहले ही अमामी अचानक छींटे के साथ पानी में गिर पड़ता है। कोरोना घबराकर चिल्लाती है और उसका नाम पुकारती है। बाद में पशु जनजाति के गांव में अमामी सरदार के घर में बैठा होता है, सरदार द्वारा दिए गए कपड़े पहने हुए। सरदार पूछता है कि क्या अमामी सच में कोरोना को साथ लेकर यात्रा पर जाने का इरादा रखता है। अमामी उत्तर देता है कि हाँ, वो ऐसा ही चाहता है और कहता है कि अब वो स्थिति को समझ गया है। संभव है कि वही मनुष्य जो पहले आए थे फिर से उसे लेने लौट आए। सरदार अपनी दृष्टि नीचे कर लेता है और बताता है कि कोरोना की मां का निधन उसके जन्म के थोड़े समय बाद हो गया था और उसका पिता शिकार के दौरान लगी चोटों के कारण मर गया था। ऐसी त्रासदियां उनके लोगों में कोई नई बात नहीं थी। अमामी धीमे स्वर में पूछता है कि क्या प्रसव और भोजन जुटाले जैसे काम भी उनकी जान ले सकते हैं। अपने मन में वो अपने देश को याद करता है, जहां चिकित्सा में प्रगति से पहले मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक हुआ करती थी, लेकिन बाद में वो काफी हद तक कम हो गई। सरदार उत्तर देता है कि अगर गाँव में कोई उपचार करने वाला जादूगर आ जाए तो हालात अलग हो सकते थे, लेकिन ऐसा चमत्कार होना बहुत असंभव है। अमामी के विचार दुनिया के उन हिस्सों की ओर भटक जाते हैं जहां आज भी मातृ मृत्यु दर भयावह रूप से ऊंची है। सरदार आगे कहता है कि गांव में हमेशा से ही बहुत कम युवा लोग रहे हैं और अब तो जंगल का देवता भी घायल हो चुका है। संक्षेप में कहें तो यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा। देर सवेर पूरा गांव मनुष्यों के कब्जे में चला जाएगा। अगर उससे पहले कोरोना यहाँ से चली जाती है तो शायद वही उसका भाग्य है। उसी समय कोरोना जाग जाती है, जिससे सरदार चौंक जाता है। वो कड़वाहट से कहता है कि उसने गाँव के लिए जो कुछ कर सकता था सब कर लिया है और वास्तविकता का बोझ उस पर भारी पड़ रहा है। अमामी को जापान में अपने द्वीप के मेयर की याद आती है और वो सरदार से कहता है कि किसी को भी यूं ही छोड़ दिया जाना उचित नहीं है। अभी भी आगे बढ़ने का कोई रास्ता जरूर होगा और सरदार को ये सब अकेले नहीं उठाना चाहिए। कोरोना बोल उठती है और अपने दादा से कहती है कि वो एक दिन वापस लौटेगी। सरदार उसे हैरानी से देखता है जब वो बताती है कि उसने अमामी का कर्ज चुकाने का निश्चय किया है, गाँव वालों की जान बचाने के लिए, जंगल के देवता के लिए और अपनी खुद की जिंदगी के लिए। वो उसके साथ यात्रा करेगी और उसके काम में सहायता करेगी। वो लोगों को ठीक करना सीखेगी जब वो घायल हो या बीमार, और जब वो ऐसा कर पाने में सक्षम हो जाएगी तब वो वापस आएगी। सरदार की आंखें भावनाओं से भर आती हैं। इसके बाद अमामी पूछता है कि वो लोगों का सही ढंग से इलाज करने के लिए जरूरी औजार कहाँ पा सकता है, क्योंकि वो उन्हें वापस लाने का इरादा रखता है। सरदार जवाब देता है कि ऐसी चीजें मनुष्यों की भूमि में मिलती हैं। अमामी सिर हिलाता है और कहता है कि उसे लगता है कि वो इस दुनिया के मनुष्यों के बीच खुद को फिट नहीं कर पाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि वो उन जगहों पर रहना चाहता है जहां कोरोना सुरक्षित रहे। वो पूछता है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां कई अलग अलग जातियां साथ रहती हों। काफी दूर एल्वन क्षेत्र में स्थित वर्ल्ड ट्री की गुफा में घनी वनस्पति सड़कों और इमारतों के ऊपर और बीच से लिपटी हुई है। कई एल्फ दो व्यक्तियों के सामने इकट्ठा खड़े हैं। एक पुजारी घोषणा करता है कि उनकी भूमि दो जादूगर भेजेगी, एक दाढ़ी वाला पुरुष और एक काले बालों वाली महिला, जो स्वयं को उपचार के कार्य के लिए समर्पित करेंगे। राजकुमारी यूनो कहती
कहती हैं कि भले ही अन्य जातियां अलग अलग प्रकार का जादू कर सकती हों, लेकिन उपचार जादू केवल मनुष्य ही कर सकते हैं और वो उनसे आग्रह करती हैं कि वो अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करें। पुजारी सहमति में सिर हिलाता है और कहता है कि वे भी आस्था की शक्ति को मानते हैं। राजकुमारी यूनो के पास ही रानी मोलिना खड़ी होती हैं, चुपचाप विचारों में डूबी हुई आस्था। वो सोचती हैं जबकि मनुष्य अपने उपचार जादू के बदले भारी कर वसूलते हैं, आखिरकार क्या ये केवल एक राजनीतिक साधन नहीं है? फिर भी दुनिया में अनगिनत चोटें और बीमारियां हैं जिनका इलाज केवल जादू से ही संभव है। वो सोचती हैं कि अगर दूसरों को भी स्वयं उपचार की शक्ति प्राप्त हो जाए तो क्या कुछ बदल सकता है। उधर पशुजन इकट्ठा होते हैं जब अमामी और कोरोना प्रस्थान की तैयारी करते हैं। एक बीस्टमैन आगे बढ़कर बोलता है। वो स्वीकार करता है कि भले ही अमामी एक इंसान है और जिसे वे लोग हीलिंग मेज कहते हैं, फिर भी वो एक असाधारण व्यक्ति है। वो अमामी से उन सभी परेशानियों के लिए माफ़ी मांगता है जो उन्होंने उसे दी थी। अमामी जवाब देता है कि अब वो सब बीती बात हो चुकी है और वो बस यही चाहता है कि वे लोग उसकी दी हुई सलाह का पालन करते रहें। एक और बीस्टमैन दृढ़ता से उत्तर देता है और निर्देश दोहराता है, अपने घावों को साफ रखना, हाथ धोते रहना और नियमित रूप से गरारे करना। ये सुनकर अमामी मुस्कुरा देता है। इसके बाद मुखिया अमामी से कहता है कि अगर वो सामने वाली सड़क पर आगे बढ़े तो वो उसे पश्चिम में स्थित दानवों के क्षेत्र तक ले जाएगी। वहाँ इंसान नहीं होंगे बल्कि कई अलग अलग जातियां साथ रहती हैं। अमामी जानकारी के लिए उसका धन्यवाद करता है। फिर मुखिया कोरोना की ओर मुड़कर उसे निर्देश देता है कि गांव से बाहर निकलने के बाद उसे अमामी को यूडो मास्टर कहकर संबोधित करना होगा। एक बीस्ट फोक का किसी इंसान के साथ यात्रा करना दिखावे के लिहाज से अहम होता है, कम से कम सुरक्षा के लिए। कोरोना खुशी खुशी मुस्कुराती है और सहमति में सिर हिलाती है। हालांकि अमामी थोड़ा हिचकिचाता है और बुदबुदाता है कि मास्टर कहना कुछ ज्यादा ही लग रहा है। वे सभी एक दूसरे को विदा कहते हैं। जब गांव वाले हाथ हिलाकर उन्हें विदा कर रहे होते हैं, मुखिया की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसे बहुत पहले का एक और विदाई का दृश्य याद आता है जब कोरोना के पिता गांव छोड़कर गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। भावनाओं से अभिभूत होकर वो अपनी आंखें ढक लेता है। चलते चलते अमामी स्वीकार करता है कि वो चिंतित है। कोरोना पूछती है कि उसे किस बात की चिंता है। अमामी समझाता है कि जब उसने पिछली बार जंगल के देवता के घाव की जांच की थी तब तक काइमेरा वहां से जा चुका था। उसे शुरू से ही पता था कि वो ज्यादा समय तक उसके घाव की निगरानी नहीं कर पाएगा। अगर सिले हुए चमड़े के नीचे कोई खाली जगह बन जाती और उसमें संक्रमण हो जाता तो नतीजे गंभीर हो सकते थे। अपने मन में वो घावों में बनने वाले डेड स्पेस की अवधारणा दोहराता है, ऐसे हिस्से जो त्वचा के नीचे रह जाते हैं और जिनमें तरल या पस भर सकती है, जिससे सही तरह से भरना रुक जाता है। अचानक कोरोना चौंक जाती है जब काइमेरा पेड़ों के पीछे से बाहर निकलता है। अमामी राहत की आवाज में उसे पुकारता है। काइमेरा जमीन पर लेट जाता है और अमामी दौड़कर उसके पास पहुंचता है, पूछता है कि क्या वो उसका इंतजार कर रहा था। वो घाव की जांच करता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो पहले ही काफी हद तक भर चुका है और उस पर फर भी अच्छी तरह उगाई है। वो सोचता है कि ये अध्ययन के लिए कितना दिलचस्प मामला होता, मगर अब ऐसे विचार बेकार हैं। काइमेरा को सहलाते हुए वो माफी मांगता है कि वो और ज्यादा समय तक उसकी ठीक होने की प्रक्रिया नहीं देख सकता और उससे सावधान रहने और दोबारा चोट न लगने देने को कहता है। जब अमामी और कोरोना फिर से चलना शुरू करते हैं तो काइमेरा उनके पीछे पीछे चलने लगता है। अमामी रुककर पूछता है कि क्या वो उनके साथ आना चाहता है। काइमेरा का चेहरा खुशी से खिल उठता है और अमामी से रगड़ खाने लगता है। अमामी जोर से सोचता है कि क्या ये सच में ठीक रहेगा, क्योंकि वो प्राणी तो जंगल के देवता के रूप में पूजित था। कोरोना असहज होकर कहती है कि ये सवाल उससे न पूछे। थोड़ी देर सोचने के बाद अमामी फैसला करता है कि ये ठीक ही होगा। आखिरकार अगर अजनबी इंसानों ने उस पर फिर से हमला कर दिया तो ये अच्छा नहीं होगा। कुछ समय तक साथ रहना ही बेहतर है। इस बीच स्लाइम, जो ध्यान न मिलने से जलन महसूस कर रहा था, अमामी के बाल खींचता है। हंसते हुए अमामी माफी मांगता है और उसे भी दुलार देता है। कोरोना भी खुद को उपेक्षित महसूस करती है और अमामी को कसकर गले लगा लेती है। अमामी हैरानी से प्रतिक्रिया करता है और फिर वो भी उसे हल्की से सहलाने लगता है। जब सब संतुष्ट हो जाते हैं तो वो घोषणा करता है कि अब वे सभी साथ साथ यात्रा करेंगे। उसे इस दुनिया के बारे में अभी बहुत कम जानकारी है, लेकिन कम से कम अब वो अकेला नहीं रहेगा। दूर वर्ल्ड ट्री की गुफा में क्रेनल्सन पुजारिन से पूछता है कि हाल ही में हुई चर्चा किस बारे में थी। क्रेस जवाब देती है कि वो बातचीत से ज्यादा एक चेतावनी थी। पेड़ की गुफाओं में कुछ ऐसे प्राणी रहते हैं जिनका जीवन बहुत लंबा है और जिनकी लंबी उम्र ने उन्हें महान बुद्धि प्रदान की है। अगर सेस को जरा सा भी आभास हुआ कि उनमें से कोई मानव उपचार जादू को चुराने की कोशिश कर रहा है तो उसे तुरंत उसे रोकना होगा। उपचार जादू केवल मनुष्यों को ही दिया गया था और केवल मनुष्यों के लिए। इसी शक्ति ने उन्हें समृद्धि, अन्य जातियों का सम्मान और अपनी भूमि की सुरक्षा दी। उनके क्षेत्र में लोग शांति और सुख से रहते हैं। क्रेनल्सन पूछता है, अगर वो जादू दूसरे इलाकों में फैल गया तो क्या होगा?
आइए सीधे शब्दों में जवाब देती है कि अगर ऐसा हुआ तो संभव है कि मानव क्षेत्रों का नामो निशान एक पल में नक्शे से मिट जाए। ये इस दुनिया का कठोर नियम है कि कमजोरों को दबाया जाता है। जब मनुष्य निर्बल थे तब उन्हें अर्धमानव जातियों द्वारा शिकार बनाया जाता था। वे दानवों से डरकर जीते थे और ड्रैगनों से भागते फिरते थे। उन पर दया करके भगवान ने उन्हें अपने चमत्कारी उपचार जादू का एक अंश दिया। बाद में जब एक भयानक महामारी ने सभी जीवित प्राणियों को तबाह कर दिया, तब उपचार जादू से सुसज्जित मनुष्य जीवित बचे और बढ़ते गए, यहाँ तक कि वे दुनिया की सबसे अधिक संख्या वाली जाति बन गए। कुछ मनुष्यों को ये विश्वास हो गया कि उपचार जादू का होना उन्हें ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि और धरती का शासक बनाता है। इस परिणाम पर भगवान को दुख हुआ। उन्होंने उपचार जादू मनुष्यों का प्रभुत्व बढ़ाने के लिए नहीं दिया था, फिर भी वे अतीत को दोहराना नहीं चाहते थे। असंख्य नाजुक जीवनों को बचाने के लिए बिना भेदभाव के चमत्कार बांटना भी वे नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक अलग उपहार चुना। उन्होंने ज्ञान की शक्ति प्रदान की, ऐसी शक्ति जिसे कोई भी तर्क और समझ के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, बिना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किए। ये शक्ति एक सामान्य चिकित्सक के रूप में प्रकट हुई, जिसका नाम था यूदो अमामी। ये कहानी चिकित्सा की शक्ति के माध्यम से दुनिया में प्रकाश लाने की है। एल्व्स की भूमि में सिया हिचकिचाती है और पूछती है कि क्या क्रेनिल्सन वास्तव में ये निर्णय लेने के लिए तैयार है। क्रेनिल्सन गंभीर स्वर में जवाब देता है कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। अब न तो जादू काम कर रहा था और न ही औषधीय जड़ी बूटियां। हालत उस सीमा से आगे बढ़ चुकी थी जहां इलाज की कोई उम्मीद बची हो। सिया चुप हो जाती है, इस बात को पूरी तरह से समझते हुए कि इसका क्या अर्थ है। उनके कदम युद्ध को भड़का सकते थे और भले ही वे तुरंत अपने देश लौट जाएं, फिर भी उसे उकसाने का दोष उन्हीं पर आएगा। सबसे बुरे हालात में जो कुछ भी आगे होगा उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डाली जाएगी। क्रेनिल्सन दांत भींच लेता है। अगर वे ईमानदारी से सच बता दें कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो उसे डर है कि उन्हें वहीं तुरंत मार दिया जाएगा। उसे नहीं लगता कि सिया भी वैसी ही मौत चाहती होगी। ये कहकर वो उसे रुकना छोड़ देने को कहता है। अब समय नहीं बचा था, उन्हें तुरंत निकलना होगा। वर्ल्ड ट्री में रानी मोलिना अपने सिंहासन पर बैठी हुई थीं। तभी राजकुमारी यूनो दौड़कर भीतर आती है। उसकी आवाज़ खतरे का संकेत देती है। खुद को संभालते हुए उसने अपना संबोधन सुधारा और घबराए हुए स्वर में रिपोर्ट दी कि मानव उपचार जादूगर भाग चुके हैं। रानी मोलिना ठिठक गई और उनके चारों ओर खड़े पहरेदार उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में मुड़ गए। हल्की सी आह भरने के बाद राजकुमारी यूनो ने जोड़ा कि इस बात की खबर बहुत जल्द फैल ही जाएगी। रानी मोलिना ने इसे स्वीकार किया और स्वयं इस विषय की सूचना देने का निश्चय किया। कुछ ही देर बाद वो 2 ड्रैगन जाति के लोगों के सामने खड़ी थी। उन्होंने गहरे झुककर ईमानदारी से क्षमा मांगी और समझाया कि उन्हें लगा सीधे उन्हें ही बताना सबसे उचित होगा। ड्रैगन जाति के लोगों में से एक काले बालों वाला ड्रैगन बोला कि ये अच्छा हुआ कि उन्होंने ऐसा किया, वरना वे पूरी तरह अनजान ही रह जाते। उसके लहजे से रानी मोलिना समझ गई कि वे पहले से ही सच्चाई जान चुके थे। उन्हें भीतर प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई। ड्रैगन जाति के कार्यालय के अंदर उनके नेता ने सीधे शब्दों में पूछा कि रानी मोलिना और राजकुमारी यूनो इस स्थिति की जिम्मेदारी कैसे लेने वाली हैं। उधर जंगल की गहराइयों में अमामी सावधानी से काइमेरा की टांकों की जांच कर रहा था। घाव पूरी तरह भर चुका था, हालांकि मुंडा हुआ फर वापस उगने में अभी समय लगेगा। काइमेरा प्यार से अमामी के चेहरे को चाटता है। इसके विपरीत कोरोना अपनी चोट को लेकर चिंतित थी, जिसमें इतनी तेज भराव नहीं दिख रहा था। अमामी ने उसे आश्वस्त किया कि ये सामान्य बात है। काइमेरा की पुनर्जीवन क्षमता असाधारण थी, अधिकांश जीवों से कहीं अधिक। अमामी सोचता है कि ऐसा मामला किसी दिन लिखित रूप में दर्ज करने लायक होगा। वो समझाता है कि केस रिपोर्ट दूसरों के साथ बीमारियों और उपचार के बारे में ज्ञान साझा करने का एक तरीका होती है। तभी अचानक सन्नाटे को तोड़ते हुए एक सांप छाया से झपटकर कोरोना की ओर आया। वो और अमामी दोनों चिल्ला उठे जब सांप ने उसके गले के कॉलर पर काटा और उसे तोड़ दिया। हालांकि घबराया हुआ था, अमामी ने महसूस किया कि सांप ने केवल कॉलर ही हटाया था। शायद वो उसकी टांग को पहले चोट पहुंचाने के लिए क्षमा मांगने का संकेत था। कोरोना मुस्कुराई, उसने सांप को गले लगाया और जंगल के देवता को धन्यवाद दिया। इसी बीच स्लाइम जिद के साथ अमामी के गाल खींचने लगा, उसका ध्यान पास से आ रही एक डरावनी आवाज की ओर खींचते हुए। थोड़ी दूरी पर राजकुमारी यूनो जंगल के बीच से भाग रही थी, जबकि काले भेड़ियों का एक झुंड उसका पीछा कर रहा था। उसने जादू करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भेड़िया उछलकर उसके सिर पर काट लेता है और वो लड़खड़ा जाती है। चारों ओर से घिरी हुई वो पीछे हटती है और कड़वाहट से सोचती है कि ऐसे समय में इन दरिंदों से सामना होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी कीमत पर उसे उपचार जादूगरों को वापस लाना था। जैसे ही भेड़िए उस पर टूट पड़ने ही वाले थे, काइमेरा दहाड़ते हुए खुले स्थान में कूद पड़ा। उसकी पीठ पर अमामी सवार था। एक जोरदार प्रहार से उसने झुंड को तितर बितर कर दिया।
बचे हुए भेड़िए डर के मारे भाग खड़े हुए। अमामी नीचे उतरा और राजकुमारी यूनो के पास पहुंचा, ये कहते हुए कि वो बाल बाल बची है। उसने तुरंत देख लिया कि वो घायल है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा, एक जंगल का देवता, एक बीस्ट फोक और एक इंसान, और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अमामी ने तुरंत उसे थामा और मदद के लिए पुकारा। कोरोना ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए। अमामी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि वे उसका इलाज करेंगे, सबसे पहले उसे जमीन पर लिटाकर। स्लाइम ने तुरंत अपना आकार बदलकर एक मुलायम गद्दे जैसा रूप ले लिया और अमामी ने सावधानी से राजकुमारी यूनो को उसके ऊपर लिटा दिया। उसने सबसे गंभीर चोट पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सलाइन से घाव को साफ किया और मन ही मन आशा की कि उसका भंडार पर्याप्त समय तक चल जाएगा। उसने घाव पर जोर से गौज दबाया, लेकिन खून फिर भी बहता रहा। उसे लगा कि कोई दूसरा उपाय बेहतर रहेगा और उसने कोरोना को उसे लाने के लिए भेजा। जब वो वापस आई तो अमामी ने समझाया कि उस घोल में लिडोकेन और एपिनेफ्रिन मिला हुआ है, जो जगह को सुन्न भी करेगा और रक्तवाहिकाओं को संकुचित कर खून बहना कम करेगा। एक सिरिंज की मदद से अमामी ने दवा को सीधे घाव में इंजेक्ट किया। वो बेहद व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा था और कोरोना विस्मय से ये सब देख रही थी। उसने फिर से नया गौज घाव पर दबाया और राहत की सांस ली जब खून आखिरकार रुक गया। इसके बाद उसने एक स्किन स्टेपलर तैयार किया। उसके मन में इसके पारंपरिक टाँकों की तुलना में लाभ घूम रहे थे। त्वचा पर कम तनाव, बेहतर रक्त प्रवाह, ज्यादा स्थिरता और तेजी से घाव बंद होना, बशर्ते कि नीचे कोई महत्वपूर्ण संरचना बहुत पास ना हो। अनुभवी हाथों से उसने घाव बंद कर दिया। कोरोना ये देखकर चकित रह गई कि घाव कितनी आसानी से बंद हो गया। अमामी ने बताया कि घाव उथला और साफ था, इसलिए प्रक्रिया सरल रही। फिलहाल इलाज पूरा हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो अपने औजार समेटने लगा, एक नई चिंता सामने आई। उसकी चिकित्सीय सामग्री खतरनाक रूप से कम हो चुकी थी और उसे अभी तक ये स्पष्ट नहीं था कि वो उन्हें दोबारा कैसे जुटाएगा। राजकुमारी यूनो धीरे धीरे होश में आई और खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन पास में स्लाइम को देखकर वो ठिठक गईं। काइमेरा को देखते ही उनके मुंह से चीख निकल गई और कोरोना तथा अमामी पर नजर पड़ते ही एक और चीख निकल गई। कोरोना ने तुरंत घोषणा की कि यूनो को होश आ गया है। सिर में उठते दर्द के बीच कोरोना ने जल्दी से उन्हें चेतावनी दी कि वे अपने घावों को नंगे हाथों से न छुएं और इस बात की पुष्टि के लिए अपने मास्टर की ओर देखा। अमामी ने सहमति जताई और कोमल स्वर में राजकुमारी यूनो से आराम करने को कहा। उसने समझाया कि वो उनकी सभी चोटों का इलाज कर चुका है, हालांकि वे अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। राजकुमारी यूनो ने सावधानी से खुद को टटोला और महसूस किया कि खून बहना रुक चुका है। अमामी ने बताया कि उसने घाव को सिला है। वहाँ शायद एक छोटा सा निशान रह जाए, लेकिन उसे बालों के नीचे आसानी से छुपाया जा सकता है। इसके लिए उसने फिर भी माफी मांगी। स्तब्ध होकर राजकुमारी यूनो सोचने लगी कि क्या इस इंसान ने सच में उसकी चोटों का इलाज किया है। खून इतना ज्यादा बह रहा था कि उसे लगा था कि केवल उपचार जादू ही उसे रोक सकता है। उसने पूछा कि क्या अमामी भी एक हीलिंग मेज है। जब वो उसे घूर कर देख रही थी, अमामी थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन कोरोना ने तुरंत बीच में बोलते हुए जोर देकर कहा कि वो दूसरे इंसानों जैसा नहीं है। उसने गर्व से घोषणा की कि उसका मास्टर पूरे मानव जगत का सबसे महान उपचार जादूगर है। अमामी ने मन ही मन सोचा कि बिना औपचारिक परीक्षणों के ऐसा दावा साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने हमेशा की तरह ये निश्चय किया कि वो जरूरतमंदों की मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। गहराई से भावुक होकर राजकुमारी यूनो ने धीमे स्वर में कहा कि शायद केवल चर्च पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें शुरू से ही जंगल के देवता के मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए था। काइमेरा ने उलझन में अपना सिर एक ओर झुका लिया। तभी अचानक राजकुमारी यूनो ने अपने हाथ जोड़ लिए और अमामी से अपने लोगों को बचाने की विनती की। चौंक कर अमामी ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। राजकुमारी यूनो ने अपने इस अचानक अनुरोध की असभ्यता के लिए माफी मांगी और समझाने लगी कि उसका देश गंभीर संकट में है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अमामी पहले ही सहमत हो चुका है, वो अविश्वास में रुक गई। अमामी ने बस इतना पूछा कि वो उसे कहाँ ले जाना चाहती है। राजकुमारी यूनो की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें पहुंचते हुए उसने उससे अपने देश आने को कहा ताकि वो खून उगलने वाली बीमारी का इलाज कर सके। अमामी ने स्पष्टता मांगी तो कोरोना ने समझाया कि इस बीमारी की शुरुआत तेज पेट दर्द से होती है, जिसके बाद खून की तेज उल्टियां होने लगती हैं। कई गांव वाले पहले ही इसकी वजह से मर चुके थे, जिससे ये बीमारी बेहद भयावह बन गई थी। राजकुमारी यूनो ने आगे जोड़ा कि पीड़ितों का मल भी कोयले की तरह काला हो जाता है और वे हर दिन और अधिक कमजोर होते जाते हैं। अमामी ने तुरंत लक्षण पहचान लिए।
काले मल से ये संकेत मिलता था कि पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से में आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है। उसने मन ही मन जठरांत्र तंत्र की संरचना को दोहराया और आशा की कि उसके पास मौजूद सामग्री इस स्थिति के इलाज के लिए पर्याप्त होगी। फिर भी वो जानता था कि मरीजों को स्वयं देखे बिना कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। बिना किसी हिचकिचाहट के अमामी ने घोषणा की कि उन्हें तुरंत रवाना होना चाहिए। उसने कायमेरा से पूछा कि क्या वो उन्हें फिर से ले जा सकता है। कायमेरा ने प्रसन्नता से गुर्राकर उत्तर दिया। वे सभी उसकी पीठ पर चढ़ गए। कायमेरा दौड़ा, अपने पंख फैलाए और वर्ल्ड ट्री की गुफा की ओर उड़ान भर गया। उड़ते समय अमामी और बाकी सभी नीचे फैले विशाल दृश्य को देखते रहे। उधर ड्रैगन जाति के कार्यालय में एक ड्रैगन पुरुष ने सवाल किया कि क्या रानी मोलिना को सच में भरोसा है कि उसकी बेटी इंसानों को वापस लाने में सफल होगी। दूसरे ने उत्तर दिया कि हताशा ही ये सुनिश्चित करेगी। अगर राजकुमारी यूनो असफल रहीं तो उसकी माँ और उनका पूरा देश संभवतः नष्ट हो जाएगा। ये शब्द सुनकर रानी मोलिना का ध्यान भारी चिंता के साथ यूनो की ओर चला गया।